यस अभिनव एंड सक्षम, क्या हाल चाल है बच्चों? ठीक है सर। अच्छा बताइए, आप लोगों के डाउट्स क्या है? कुछ डाउट वाउट है आप लोगों के पास? जी सर। सर एक क्वेश्चन है, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। A long straight wire carrying current of 30 ampere हम्म rests on a table. हम्म Another wire AB of length 1 meter, mass उसके ऊपर होगा। 3 gram carries the same current but in the opposite direction. The wire अच्छा, AB, ऐसा कुछ होगा कि एक ये वायर है और ये इट इज रेस्टिंग ऑन दिस टेबल एंड हैज अ करंट इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। देयर इज दिस अनदर वायर और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट हैज सम मास, राइट? इसका yes, मास sir, कितना है? 3 gram. 3 ग्राम। 3 ग्राम इज द मास। और करंट की वैल्यूज क्या क्या है दोनों में? Sir, 30 ampere. In both the wires, 30 ampere is the current in both the wires, right? Yes, दोनों sir. में डायरेक्शन अपोजिट है बट magnitude wise they are same. And what is the separation? I mean, what is the distance between these two wires? दोनों वायर के बीच में नहीं कुछ दे डिस्टेंस रखा. होगी। नहीं दे रखा? निकालना क्या है फिर? यही Uh, डिस्टेंस निकालना होगा फिर। the height up to which AB will rise is. द हाइट अप टू विच एवी विल राइज। इसके ऊपर रखा है तो कितने हाइट तक जाएगा? Yes. यही है ना, ये हाइट। तो एक बात तो वैसे देखो, सबसे पहली बात ये है कि इस वायर को अगर हम देखो, ऊपर वाली वायर की बात कर लेते हैं, बिकॉज द लोअर वायर आई एम कॉलिंग इट एज वायर 1 एंड आई एम कॉलिंग इट एज वायर नंबर 2। तो ये जो वायर 1 है इट इज फिक्स्ड ऑन द टेबल, तो इट इज ऑब्वियसली स्टेशनरी, इट विल बी फिक्स्ड। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वायर 2 इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। वायर 2 जो है वो क्या है, 1 की मैग्नेटिक फील्ड में है ना। वायर 2 इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1। तो अगर वायर 2 1 की मैग्नेटिक फील्ड में है तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। एंड व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? तो पहली बात तो इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वायर 1 के कारण है। वायर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी बाय द राइट हैंड थंब रूल। आप थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जस्ट कर्ल योर फिंगर्स, तो द फिंगर्स विल बी पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। एम आई Yes. करेक्ट? अब देखो इसमें, अब ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है और करंट इसमें जो आपका फ्लो कर रहा है दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एंड व्हेन दिस फोर्स will act on this wire in the downward direction, because this upper wire has some mass, so there would be a force, another force, which is the force due to gravity, which will be acting in the downward direction, right? अब Yes. देखो इसमें जो है ना टोटल मास आपको दिया है इस वायर का, ठीक है, लेकिन वायर की लेंथ आपको नहीं पता। वायर की लेंथ पता है क्या आपको? No, sir. नो सर। और ये जो मास आपको 3 ग्राम दिया होगा, दैट इज दिस द मास ऑफ द होल ऑफ द वायर और इज इट गिवन एज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर? सर वायर की लेंथ 1 मीटर है. ऊपर वाले वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ द अपर वायर, यही है ना? Yes. तो देखो एक बात क्लियर है कि इट विल राइज till its magnetic force becomes, the magnetic force experienced by this wire 2 becomes exactly equal to the force of gravity of acting on the wire 2। ठीक है, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक ये ऊपर जाता रहेगा। एंड मैग्नेटिक फोर्स जो हम लिखेंगे दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। और अगर इसको पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बिकम द नेट फोर्स। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, हम इसमें क्या करें, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख रहे हैं तो हम वेट भी पर यूनिट लेंथ लिखेंगे। ठीक है, या अगर नेट फोर्स लिख रहे हो तो एल को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो दैट वुड बी द नेट मैग्नेटिक फोर्स। या अगर एल को राइट साइड पे ले आओ, मास डिवाइडेड बाय एल कर लो, तो दैट विल बिकम द मास पर यूनिट लेंथ, दैट मींस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर वो बन जाएगा। तो इसको हम फर्दर आप वैल्यू सॉल्व करिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो दिस विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 एज इट इज। I1 दोनों में 30 30 है,
divided by R, and this R is what you are supposed to calculate. I'm calling it as H here. And mass is in gram, to convert it into kilogram, to 3 into 10 to the power minus 3 divided by L, which is 1 multiplied by G. And from this you can find the value of H. यहाँ Yes, से sir. आपको H की वैल्यू निकल आएगी. Next. सर एक क्वेश्चन था कि हाउ टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट विद अ जनरेटर, और ऑप्शंस दे रखा है कि जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड, अनदर Can you please कैपेसिटर शुड repeat बी. the question? Can you please repeat the question part? How to reduce? So question है how to reduce the resonant frequency in an LCR series circuit with a generator. अच्छा, और ठीक सर है. ऑप्शंस है generator frequency should be reduced, another capacitor should be added in parallel to the first, iron core of the conductor should be removed, dielectric in the capacitor should be removed. देखो सीधी सी बात है कि whenever you they talk about the resonance frequency, we know the formula for the resonance frequency to be as 1 upon under root L multiplied by C. ठीक है, this is the formula for the resonance frequency, right? Yes. अब इसमें अगर कोई भी जनरेटर है तो इन अ केस ऑफ जनरेटर यू विल बी हैविंग, जनरेटर का काम बेसिकली है क्या, जनरेट करना. तो उसकी जो इंडक्टेंस है उसको तो हम नहीं कम कर सकते या उसको चेंज नहीं करते फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द जनरेटर या पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर. हम एल को चेंज नहीं कर सकते, है ना, उसकी जो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो हम क्या चेंज करेंगे, हम कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे. अगर आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी. और कैपेसिटेंस इंक्रीज कब होगा, कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज कर दोगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी. और कैपेसिटेंस इंक्रीज कब होगा, तो कैपेसिटर में आपको याद होगा उल्टा चलता है. तो मतलब कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. समझ में आई बात? तो इसका जो आंसर है वो होगा सर Yes. कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करिए तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी. तो कैपेसिटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल. नेक्स्ट. सर एक और क्वेश्चन था, a current I is equal to I naught sin bracket omega t plus pi by 2 flows in a current करंट I across is which equal an to I alternating naught sin omega t plus pi by 2. Yes sir. ठीक है. Flows in a circuit across which an alternating potential E is equal to E naught sin omega t is applied. Power consumed in circuit is. फिर से बताना, वो करना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज दैट वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज E की is वैल्यू. equal to E naught sin omega t. Sin of omega t. You are supposed to calculate the power consumed, average power consumed, right? Yes sir. Power consumed in circuit. पावर कंज्यूम्ड इस केस में तो सीधा सीधा जीरो होगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और जो करंट है उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है. और आपको याद होगा कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड आप ई आई लिखिए या वी आई लिखिए, एक ही बात है. तो आपने लिखा था ई आर एम एस, इफ यू रिमेम्बर, मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 5, वेयर 5 वाज द फेज डिफरेंस, और इस पूरे टर्म को हम पावर फैक्टर कहते हैं. और 5 का मतलब होता है फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज बेसिकली योर फाई इन दिस केस. और इसी को अगर मैक्सिमम के टर्म्स में लिखोगे तो हाफ इंटू ई नॉट, दैट इज द वोल्टेज, हाफ इंटू ई नॉट आई नॉट टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ फाई, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको. ठीक है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो इसमें आप क्या लिखेगा, हाफ ई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ई नॉट की वैल्यू हमारी वी नॉट है जो भी है, उसको लिख दीजिए, आई नॉट लिख दीजिए, और कॉस ऑफ फाई, फाई का मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस विच इज पाई बाई 2. तो cos pi by 2 is pi by 2 is 90, तो cos 90 is 0, तो hence the whole term will become equal to 0. Hence the average power consumed will be equal to 0. Right? Okay. Yes, Yes, sir. next.
सर जी। सर एक assertion रीजन है। सबसे हम्म, पहले assertion है, a charge q revolving in a circular path of radius r with a constant speed v possesses an orbital magnetic moment mu equals to half qvr. चार्ज क्यू के बाद क्या था, एक बार बताओगे? चार्ज क्यू रिवॉल्विंग। Sir, a charge q revolving in a circular path of radius r with a constant speed v possesses an orbital magnetic moment mu equals to half qvr. ठीक है। और सर रीजन है, a closed current loop behave as a bar magnet whose magnetic dipole moment is m equals to nia. ठीक है। सर तो ये assertion रीजन है, बताना है। आपसे जो यहाँ पर इसने बोला कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है विच इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस इज फिक्स्ड, राइट? रेडियस इज फिक्स्ड, चार्ज इज क्यू, और ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये सर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। Okay. तो जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इफ इट विल रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ और क्लोज्ड पाथ, so in all of those cases a magnetic moment will obviously produce, and that magnetic moment जो हम यहाँ पर चार्ज के लिए लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय 2m। वैसे आपको क्या गिवन है असर्शन में, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मैग्नेटिक मोमेंट की? qvr, half qvr. हाफ क्यू वी, मतलब वेलोसिटी के लिए भी ना, मल्टीप्लाइड बाय Yes आर। sir. ये Yes. आपको गिवन है हाफ क्यू वी आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। एंड हाउ दे गेट दिस, तो एक मिनट रुकना। m is equal to 2 by 2m multiplied by angular momentum, so magnetic moment can be written as equal to 2m, angular momentum can be written as equal to mvr, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये ठीक है, half into q into vr। तो assertion तो सही है, assertion is correct। and now what is the reason for this? reason में क्या लिखा है? A closed current loop behaves as a bar magnet whose magnetic dipole moment is m equals to nia. हाँ सही है, कि किसी भी क्लोज लूप जिसमें करंट फ्लो करता है, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो जो क्लोज हो ऑफ एनी शेप, तो उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन आई इंटू ए। ठीक है, यही तो होता है, आई इंटू ए। याद करो मैग्नेटिक मोमेंट हमने बोला था एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस केस। Yes sir. ठीक है सर, तो बिकॉज एवरी करंट कैरिंग लूप, या अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और यही कारण है, दिस इज द रीजन कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल गोज ऑन अ सर्कुलर पाथ तो उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसी रीजन से, जिस रीजन से आपका किसी भी क्लोज लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो आई होप assertion and reason both are correct। Yes sir. Next, Sir, uh, for an ideal step down transformer, the quantity which is constant for both the coil is rate of change of flux will be constant, d phi by dt। सर इसमें ऑप्शन में ऑप्शन क्या क्या है इसमें, एक बार देखो, बस पढ़ो। सर करंट इन द कॉइल, voltage in across the coil, resistance of the coil, power in the coil. पावर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर बोलता है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब होगा इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। देखो, इनपुट वोल्टेज विल नॉट बी इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू द आउटपुट रेजिस्टेंस, बट यस the product of voltage and current, or the product
इनपुट पावर, देखो आइडियल ट्रांसफार्मर का बेसिक मतलब याद रखो, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका इनपुट पावर इज सेम एज दैट ऑफ आउटपुट पावर, और इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी अगर मैं कहूँ तो इफिशियंसी इज 100%। ठीक है, तो मतलब Yes. ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी इफिशियंसी 100% हो, तो व्हेनेवर दे से आइडियल, तो आइडियल का मतलब यही होगा। Okay. Sir, a question था, among the following parameter which is equivalent to self-induction: inertia of mass, inertia of energy, inertia of moment, or inertia of current? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, समझ नहीं आया, फिर से Sir, amongst the following physical parameter which is equivalent to self-induction: inertia of mass, inertia of energy, inertia of moment, inertia of current. सेल्फ इंडक्शन क्यों होता है, तो दैट वुड बी इनर्शिया ऑफ मास, तो नहीं हो सकता यहाँ पर। इनर्शिया ऑफ मास तो मोशन के लिए होता है। इनर्शिया ऑफ एनर्जी, इनर्शिया ऑफ करंट होगा मेरे हिसाब से। यस सर, मैंने भी वही टिक किया था एग्जाम में। फिर गलत है, ये सही है? पता नहीं, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, मैं तो क्वेश्चन अच्छा पेपर से पूछ रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट सर और नहीं, जी, सर और नहीं। और नहीं है, बस इतना ही था। ये सर अभी तो चलो ठीक है, तो इतना ही था, तो आज कुछ नहीं कर सकते, और आज मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट भी नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे भी वैसे ही कम हैं। क्योंकि आज मैंने कहा था डाउट डिस्कशन करूंगा, तो खैर, तो अब और कोई डाउट नहीं है तो चलिए इसको अब फर्दर नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच विल बी फॉर योर सेकंड टर्म एग्जाम। तो अब बाकी जो भी चीज स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। तो कौन सा चैप्टर तो होगा? इसके बाद वाला चैप्टर होगा आपका रे ऑप्टिक्स। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर इज रे ओके सर, ऑप्टिक्स। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है।